नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है कि बीकानेर पूरी तरह से कोरोना की गिरफ्त में आ चुका है और अब जो केसेस आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। खासकर अगर मैं परकोटे की बात करूं कि मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें 5 दिन से ऐसा कोई दिन नहीं निकल रहा है जब हमारे आसपास पड़ोस के जान पहचान के लोगों की डेथ नहीं हो रही हो। इस हालात में जब मुरलीधर व्यास कॉलोनी में एक ही गली में 3 लोगों की डेथ हो गई तो सोचिए भयावह स्थिति क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के मुद्दे को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे परिदृश्य को लेके बात करूँगा। आज एक बार फिर ये दूसरा शो है हमारा डॉक्टर राहुल भट्ट के साथ। तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा और सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कारण है कि कोरोना जो है वो अब भयावह स्थिति में आ गया है और खासकर सीरियस केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार अनुराग जी, ये आपके माध्यम से जनता को मैं पहले से भी ये संदेश देता आ रहा था कि ये एक ऐसी मेरे 25 साल के जो मेडिकल इतिहास में मैंने इससे ज़्यादा इन्फेक्टिव कोई बीमारी नहीं देखी है। जो बीमारी एक बार घर में घुसती है वो लगभग घर के सभी सदस्यों को पॉजिटिव करते हुए ही निकलती है। तो इस प्रकार की जो बीमारी थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे संख्या में बढ़ोतरी होगी केसेस के, तो ये संख्या जो है वो डबलिंग रेट उसकी जो है वो उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं हम, उस ढंग से ये बढ़ेंगे केसेस। तो जितने केसेस आ रहे हैं और जितने लोग जांच करवा रहे हैं उनकी संख्या को मैं विचार में रखूं तो मेरे ख्याल से स्थिति आपने जैसे कहा कि बहुत ही भयावह होती जा रही है, क्योंकि इसमें एक सीमित मात्रा में डेथ रेट है। डेथ रेट है का मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग पॉजिटिव आएंगे उतने ही उनमें डेथ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो जो केसेज की संख्या बढ़ती जा रही है तो निश्चित रूप से डेथ की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आने वाला समय और भी खतरनाक है, इसलिए मैं सभी लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि ये जो हम शुरू से ये मंत्र देते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हाथों को साफ करने का, इस मैसेज को अपने मन में बिठा लें। अब किसी भी प्रकार की कोई संदेह या अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें जांच नहीं करवानी चाहिए या कोई जो भी लोगों के मन में भ्रम थे वो भ्रम अब टूट चुके हैं। मैं ये मानता हूँ अब जो देखने में आ रहा है कि लोगों में ये चेतना आई है कि अगर मुझे बुखार आया है तो मुझे जांच की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब क्वेश्चन ये है कि अभी जो बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो ये हो रहा है कि वो पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन उसको निमोनिया है। तो ये निमोनिया की कंडीशन जो है वो क्या है? क्या लोग उसको कोरोना समझे या नहीं समझे? ये आता है साहब उसको जांच करवाने के लिए नेगेटिव आया पर उसको निमोनिया हो गया है, तो क्या ये निमोनिया जो है ये कोरोना का हिस्सा है या कुछ और है? देखिए, कोविड में जो इसकी गंभीरता की स्थिति है वो इसकी निमोनिया के गंभीरता से ही नापी जाती है। मतलब कोविड एक ऐसा फ्लू का वायरस है जिसमें होने वाली निमोनिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सामान्यतः हम जब भी खांसी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो उनमें निमोनिया की संख्या काफ़ी कम होती है, लेकिन जब कोविड का निमोनिया है, कोविड का आपको फ्लू हुआ है तो उसमें निमोनिया होने की संभावना सामान्य फ्लू की तुलना में बहुत अधिक है। तो हम जो अभी जो निमोनिया देख रहे हैं कोविड में एक टिपिकल पैटर्न है निमोनिया का, उस टाइप के निमोनिया हम देख रहे हैं। तो जो HRCT जो करा के निमोनिया को डायग्नोज किया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक भी यही है कि जो HRCT है वो आपको कोविड का न केवल एग्जैक्ट आइडिया देता है बल्कि उसकी स्थिति की गंभीरता को भी दिखाता है। जो RT-PCR की जांच हम कर रहे हैं उससे हमें ये तो पता लगता है कि इसके शरीर में वायरस है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि उस वायरस ने कितना गंभीर नुकसान किया है। तो उसके आकलन के लिए CT कराते हैं, उसमें पता चलता है कि निमोनिया है या नहीं है, निमोनिया है तो किस लेवल का है और कितना गंभीर ये आगे जाके हो सकता है। और दूसरी बात कि जो कोविड नेगेटिव है और लेकिन निमोनिया आ रहा है उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं कि एक तो RT-PCR एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो 3 केसेज अगर पॉजिटिव होते हैं तो उसमें से 2 को ही पकड़ने की उसकी क्षमता है। लगभग 60 से 70% मामलों में ही सेंसिटिव है। तो कुछ ऐसे केसेज भी हैं जो RT-PCR नेगेटिव आने के बाद जब CT में उनके निमोनिया आता है तो दोबारा टेस्ट करने पे वो पॉजिटिव भी पाए जाते हैं। और कुछ जो अपने वायरल लोड कम होने की वजह से जो फेफड़े के अंदर जो वायरल लोड बच जाता है या कोविड तो ठीक हो जाता है लेकिन उसमें जो
कोविड की वजह से जो नुकसान हो चुका है उसके ऊपर दूसरे इन्फेक्शन होके वो निमोनिया जो है परसिस्ट कर जाता है, तो ऐसे केसेस की संख्या भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कहीं ये एक समस्या ये आ रही है कि लोग ये मान के चलते हैं कि बुखार था ठीक हो जाएगा 2 दिन में 3 दिन में। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि बुखार है कोई बात नहीं 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और लोग घर पे इलाज ले रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, अभी भी ये आकलन एक्यूरेट है कि 80% लोगों को घर पे रह के इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। 80% लोग घर के इलाज से ठीक हो जाते हैं और उनमें गंभीर प्रकार का निमोनिया नहीं मिल रहा है। लेकिन 20% की संख्या, जब हम 100 केसेज की बात करेंगे तो बीकानेर में 20 केस होंगे, लेकिन जब 8000 की संख्या पार कर चुकी है बीकानेर में, तो 8000 का 20% को आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग निमोनिया से पीड़ित हो चुके हैं। तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी ये स्थितियाँ भयावह होती जाएगी। तो 80% लोग, 100 में 80 लोगों को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 20 लोग हैं 80 में से उनको अभी भी दिक्कत आ रही है। और 5% लोग जो है वो हमने पहले जो अध्ययन हुए थे उसमें जो निकल के आया था कि 5% लोगों में ये अति गंभीर स्थिति में चले जाते हैं और 2 से 3% लोगों में मृत्यु हो सकती है। अच्छी बात यह है कि बीकानेर और राजस्थान और इवन भारत में ये डेथ रेट कम है, 1.5% के आसपास डेथ रेट है। लेकिन जैसे संख्या बढ़ेगी, मैं फिर से ये कहूँगा कि संख्या बढ़ेगी, वो 1% 1.5% आपको बहुत बड़ी लगेगी। एक तो जो अभी भी जो लोग घर पे हैं उनके लिए क्या सलाह है, क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए, मैं जिनको हमने घर पे आइसोलेट किया है या जो घर पे आइसोलेट होके रहते हैं, मैं उनसे बड़ी जिम्मेदारी का व्यवहार की उम्मीद रखता हूँ। एक तो किसी को भी अगर कोई भी बीमारी हुई है, चाहे मैं कोविड की बात नहीं करता हूँ, हम चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित है, हमारी ये मूलतः जिम्मेवारी है कि वो बीमारी हमसे किसी दूसरे को नहीं हो। तो जो भी घर पे आज आइसोलेट है वो सबसे पहला काम ये करे कि अपने घर के किसी व्यक्ति को न हो इसका पूरा प्रयास करे, किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आए। दूसरा, अगर हमको बुखार आया है उस क्षण से हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। आपकी टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई है, टेस्ट की आपको हो सकता है कोविड नहीं हो, कुछ और बीमारी हो, लेकिन जो भी बीमारी हो वो आपसे दूसरे को हो सकती है, आप ये मान के चलें। तो आपको जो भी बीमारी है, वो कोई दूसरी बीमारी है, वो भी किसी दूसरे को नहीं जानी चाहिए। तो आपको आइसोलेशन जो है वो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। आपको बुखार के लक्षण आते ही, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोविड में बुखार है, बुखार के आते ही आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को अलग करें, और जब तक आप बिल्कुल लक्षणों से मुक्त नहीं हो जाते अपने आप को आइसोलेट रखें। चाहे आपको कोविड पॉजिटिव आया है चाहे नेगेटिव आया है, उससे कोई आप ज़्यादा मतलब नहीं रखें। दूसरा बात, अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया है और घर पे आइसोलेट हुए हैं आप, तो सांस में तकलीफ की जो शिकायत है उसको आप तुरंत रिपोर्ट करें। जब भी आपको कोई सांस में तकलीफ होती है तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। कैसे पता करें लोग कि ये सांस में दिक्कत हो रही है? मेरे को कई बार किसी को महसूस नहीं होता। चल के महसूस कर सकते हैं, सांस में तकलीफ है वो बैठ के भी महसूस कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जो हर जगह उपलब्ध है, और मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि इसको किसी NGO या किसी और माध्यम से इनको किराए पे भी अगर उपलब्ध कराया जा सके तो ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो भी पॉजिटिव आए उसको ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आपके शो के माध्यम से मैं NGO जो भी काम कर रहे हैं इस मामले में उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो कुछ परिवारों को वो उपलब्ध कराएं। उसकी जो भी कॉस्ट है वो जमा करके जब वो वापस लाके आपको दें, आप उनको वापस वो रकम दे दें। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा NGOs के लिए वर्क होगा, और जो समय से संस्थाएं हैं वो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। तो वो पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके कोविड जो है वो गंभीर तो नहीं हो रहा है। उसमें आपकी ऑक्सीजन का लेवल अगर 95 से कम आता है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, आपको आगे दिक्कत आ सकती है। 95 से कम 95 से कम 95 से कम एक क्राइटेरिया बना रखा है।
और 95 से कम का मतलब है कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में कोई ना कोई दिक्कत है। नहीं, पहले तो 90 से कम था। नहीं, 90 से कम जो है वो तो गंभीर स्थिति है। 95 से कम आपको एक अलार्मिंग साइन है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट उस वक्त जाना चाहिए जब आपकी 95 से कम है। अगर आप 90 से कम में जाते हैं तो आपको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक डॉक्टर साहब, कई बार ये हो रहा है कि ऐसे केसेस सामने आ गए इसमें अचानक लोगों की डेथ हो रही है। हाँ। जो लोग वहाँ पे भी भर्ती हैं, बिल्कुल उनकी भी बिल्कुल। अचानक डेथ हो रही है, इसका क्या है? अभी हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में लगातार ऐसे केसेज आए जब मरीज की मृत्यु जो है संभलने का मौका ही नहीं मिला और मृत्यु हो गई। तो कोविड में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें हम जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना कहते हैं, DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो कई गंभीर बीमारियों में ये होता है कि खून का थक्का जो है वो अपनी खून की नलियों में अपने आप जमने लग जाता है। तो ये प्रक्रिया कोविड में भी है और आर्टरियों में जो हमारी धमनियां हैं उनमें सूजन की वजह से ये थक्के जमते हैं और वो थक्के जो है जाके फेफड़ों की नसों को, खून की नसों को ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ पे फेफड़ों को एकदम से डैमेज कर देते हैं। इसका कोई सिम्टम कोई जिससे पता चले कि ऐसा हो सकता है? गंभीर सांस में तकलीफ होती है और जो खांसी है उसमें ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है आपके, और जो है एकदम से ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो आपका डिप कर सकता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप अगर बात कहना चाहें? मैं जो इसमें कहना चाहूँगा सभी लोगों से, ये आपके शो के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को नाराज़गी है, चिकित्सकों से भी नाराज़गी है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से भी नाराज़गी है, लेकिन उन सब नाराज़गियों के बावजूद मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि चिकित्सक और जो चिकित्सालय की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। उनकी काम में गलतियां भी होती है, आप भी घर में बहुत सारे काम करते हैं, आपके कामों में भी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लोग बहुत देरी से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से भी परेशानियां हो रही हैं। कुछ ऐसी इनएविटेबल जिसको हमने बोलते हैं, जो जिनको हम रोक नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं कई बार, जिसकी वजह से भी ऐसी अपरिहार्य स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन आप सरकारी जो व्यवस्था है, जो PBM हॉस्पिटल है, उस पर से अपना विश्वास नहीं खोएं, क्योंकि इसके अलावा किसी के पास, गरीब व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं है। वो अगर इस व्यवस्था से अगर विश्वास उठाएगा तो यकीन मानिए लोग बाग मजबूर होंगे कि वो अपना संपत्ति बेचकर मरीजों को बाहर ले जाएंगे। ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए ज़रूरी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता कि एक भी मृत्यु ऐसे किसी कारण से हो जिस पे रोकी जा सके, जो रोकी जा सके। अब जो भी अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है, जांच की मांग करें, समझ में आती है, जांच हो, उसकी जो दोषी अगर कोई पाया जाए उसको सज़ा मिले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जब बिना जांच के, बिना किसी कारण के या बिना तथ्यों का पता लगाए हम किसी बात पे जब रिएक्ट करते हैं तो ये जनता में ये मैसेज आता है कि हॉस्पिटल में जाने से मौत हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ पॉजिटिव स्टोरियाँ भी हैं जो लोग बाग शायद शेयर करते भी होंगे, लेकिन उनकी बात को गौर नहीं किया जाता है। तो मैं आपके शो के माध्यम से ये अपील भी करूँगा मीडिया से कि उन लोगों की स्टोरी भी सामने लाएं जिनकी स्टोरी जो है वो सक्सेस स्टोरी है। डॉक्टर्स ने उन लोगों को जीवन दान दिया है और आप जैसा देख भी रहे हैं कि 8,000 लोग कोविड से पॉजिटिव होके हॉस्पिटल और घरों में इलाज ले रहे हैं। उसमें से 150 के आसपास, मेरे ख्याल से 130 के आसपास डेथ हुई है अब तक, बाकी सब लोग ठीक भी हुए हैं। तो हमको हमेशा जो उजला पक्ष है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा और एक उम्मीद और होप बनाए रखनी होगी कि एक ऐसी बीमारी है जो निश्चित रूप से एक जो कहते हैं अकल्पनीय रूप में हमारे सामने आई है और इस क्या हो सकता है इसमें, इसका कोई अंदाजा अभी तक भी पूरा नहीं है। इस बीमारी से किसको क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या इसको जटिलताएं हो सकती है, अभी भी इसके हम शोध के फेज में हैं। तो सभी लोग धैर्य बनाए रखें और ज़्यादा
इसके नकारात्मक पक्षों को साइड में रख के उम्मीद बनाए रखें कि सब कुछ अच्छा होगा, और अपने आप को बचाए रखने के लिए जो भी उपाय सरकारी गाइडलाइन में डॉक्टरों के द्वारा या जो मीडिया के द्वारा आपको बताए जा रहे हैं उन सब का पालन करें। चलिए, ये अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जो नकारात्मक पक्ष है उसके साथ साथ उजले पक्ष को भी दिखाना चाहिए, लेकिन हम मीडिया पर्सन के रूप में मैं कम से कम ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे कोई भी खामी है उस खामी को सामने लाना शायद जरूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग उस समय अगर साइट पे नहीं है, अपनी सीट पे नहीं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम अस्पताल की छवि को खराब नहीं करें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग जीवन लेकर भी आते हैं। तो पीडीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं पे हम कुछ और चिकित्सकों से बात करेंगे, कुछ मेडिसिन के जो विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।